वाली शबनम की, जो मोहब्बत में इतनी पागल हो गई कि उसने अपने ही परिवार के 7 लोगों की जान ले ली। 15 अप्रैल 2008 को प्यार में पागल शबनम ने अपनी मां हाशमी, पिता शौकत अली, दोनों भाइयों अनीस और राशिद, एक भाभी अंजुम और मौसी की बेटी राबिया को मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, उसे अपने 10 माह के मासूम भतीजे पर भी दया नहीं आई। शबनम की उम्र उस समय 25 साल की थी जब उसने इस घटना को अंजाम दिया था। तब वह 2 माह की गर्भवती थी। शबनम और सलीम के खूनी प्यार ने न सिर्फ रिश्तों का कत्ल किया बल्कि पूरे समाज को ही हिलाकर रख दिया। तो चलिए वीडियो में जानते इस हत्याकांड से जुड़ी हर छोटी सी छोटी जानकारी को। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का स्वागत है आज की इस क्राइम की कहानी में। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह के रोचक वीडियो मिलते रहें। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। शबनम सलीम की प्रेम कहानी और उनके खूनी इतिहास को कौन नहीं जानता। अपने प्रेम को मुकम्मल करने के लिए दोनों ने मिलकर परिवार के 7 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। शबनम की कहानी इतनी भयावह और बर्बरतापूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले के जिस गांव में वो रहती थी, वहां दूर दूर तक लोग आज भी अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखते हैं। शबनम बावनखेड़ा गांव में रहती थी। इसी गांव में वह अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। शबनम के पिता पढ़े लिखे थे और एक स्कूल अध्यापक थे। उसके 2 भाई, माँ बाप, सब लोग साथ रहते थे। शबनम खुद AA में थी। वो भी एक स्कूल में शिक्षिका थी और बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती थी। उन दिनों लोग उसे और उसकी दरिया दिली को बेहद पसंद करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि शबनम को बावनखेड़ा के ही एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम था सलीम। सलीम और शबनम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। एक तरफ शबनम खुद भी पढ़ी लिखी और शिक्षित और संपन्न परिवार से थी, तो वहीं सलीम केवल 6ठी क्लास तक पास था। शबनम के परिवार वालों को जब उनके रिश्ते की जानकारी हुई तो उन्होंने आपत्ति जताई और उनकी शादी के खिलाफ हो गए। वहीं दूसरी ओर प्यार में अंधे शबनम और सलीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समाज, परिवार और रिश्तेदारों की परवाह किए बिना दोनों अपने प्यार को परवान चढ़ाते गए। वो इस कोशिश में भी लगे रहे कि शायद परिवार वाले मान जाएं और कल को शादी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसी दौरान वो काली रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 14 अप्रैल 2008 की रात को न केवल बावनखेड़ा बल्कि पूरे अमरोहा के लोग आज तक नहीं भूले। उस रात एक पड़ोसी जब पुलिस को फ़ोन करके बताता है, मेरे घर के सामने वाले घर में कई लाशें पड़ी हुई हैं। यह सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं और पूरी टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है। घर पहुंचकर जब पुलिस ने नज़ारा देखा तो पुलिस के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। वहां पर एक साथ 7 शव पड़े हुए थे। ये शव शबनम के माँ बाप, 2 भाई, एक भाभी, एक मौसेरी बहन और 7 महीने के मासूम भतीजे की थी। वहीं घर के कोने में एक तरफ बैठकर शबनम दहाड़ मारकर रोने लगी। वह परिवार में केवल अकेले बची हुई थी। हर किसी को उस समय शबनम के साथ हमदर्दी थी। पुलिस ने फ़ौरन सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शबनम से शुरुआती पूछताछ की। इस दौरान शबनम ने बताया कि रात को वह छत पर सो रही थी और अचानक बारिश होने लगी, तो वह घर में जब नीचे आई तो देखा घर में किसी ने घुसकर उसके माँ बाप और भाइयों की हत्या कर दी है। यह देखकर वह बहुत घबरा गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। जब अगले दिन ये बात आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल जाती है तो लोग सड़क पर उतर आते हैं। घटना की जानकारी लखनऊ तक पहुंचती है तो सरकारी गलियारों में भी खलबली मच जाती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती भी जल्दबाजी में वहां पहुंचकर इकलौती बची शबनम के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा कर देती हैं।
इधर पुलिस पूरे घर का मुआयना कर जांच कर रही थी कि 1-2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस का पूरा नज़रिया ही बदल गया। रिपोर्ट में लिखा था कि जब सभी को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतारा जा रहा था तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को जहर भी दिया गया था। यह जानकर पुलिस कुछ पल के लिए सन्न रह गई। उनका तर्क था कि कोई अपराधी अगर हत्या करने के लिए आया है तो अपने साथ जहर लेकर क्यों आएगा। जहर तो धोखे से दिया जाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर पुलिस का शक शबनम की ओर घूमने लगता है। पुलिस उसके द्वारा बताई गई शुरुआती कहानी पर नए सिरे से जांच शुरू करती है। पुलिस को इसमें पता चलता है कि मुख्य दरवाजे से घर के अंदर कोई नहीं आया था और पड़ोसियों ने भी यही बताया। घटना के बाद जब वो घर के अंदर आए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। शबनम के घर की दीवार ज़मीन से 14 फीट ऊंची थी, जिस पर बिना किसी मजबूती के सहारे से नहीं चढ़ा जा सकता था। दीवार पर किसी तरह का कोई निशान नहीं था जिससे यह पता चले कि कोई छत पर चढ़ा था। दीवार पर किसी तरह का कोई निशान नहीं था जिससे यह पता चले कि कोई छत पर चढ़ा था। बाहरी दीवारों पर कोई खरोंच के निशान भी नहीं थे, ना ही सीढ़ी के दरवाजे खुले हुए थे। इस सब के बाद पुलिस को यह समझ आने लगा कि जो कोई भी घर के अंदर आया वो ज़बरदस्ती नहीं घुसा था, ना ही किसी के साथ हाथापाई हुई थी। पहले सबकी जहर से मौत हो चुकी थी और बाद में उन्हें कुल्हाड़ी से काटा गया। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले शबनम का मोबाइल अपने कब्जे में लिया और डिटेल खंगालना शुरू किया। उससे जो बात सामने आई वो हैरान करने वाली थी। पता चला कि 14 अप्रैल को शबनम ने सलीम को 55 कॉल किए थे। वारदात के करीब 5 मिनट पहले और वारदात के 5-10 मिनट बाद 2 अंतिम कॉल भी सलीम को ही किए गए थे। वहीं पूरे महीने में सलीम को करीब 900 कॉल किए गए थे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि शबनम लगातार सलीम के संपर्क में थी। पुलिस सीधे सलीम को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। कुछ समय बाद सलीम टूट जाता है और पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। इस पूछताछ के दौरान घर में शबनम की तबीयत खराब हो जाती है और अस्पताल में जांच करने पर पता चलता है कि वह 7 महीने की गर्भवती है। अब तक पुलिस के सामने भेद खुल चुका था। आगे सलीम ने बताया कि सब लोग हमारी शादी के खिलाफ थे और हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, इसलिए हमने मिलकर यह फैसला किया। मैं जहर लेकर आया था। शबनम ने दरवाज़ा खोला, सबको रात की चाय दी गई और उसमें जहर मिलाया गया। सबने चाय पी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। वहीं शबनम के मासूम भतीजे को गला घोंटकर मारा गया, जिसके बाद सबको कुल्हाड़ी से मारा गया। शबनम इस दौरान अपने ही परिवार वालों को मरते हुए देखती रही। जब दोनों को भरोसा हो गया कि सब मर चुके हैं तो शबनम ने दरवाज़ा खोलकर सलीम को वापस भेज दिया और अंदर जाकर चीखने लगी। इसके बाद पड़ोसियों को जानकारी हुई और मामला सामने आया। फिलहाल शबनम जेल के अंदर है और राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका को ठुकरा दिया है। उनका एक बेटा भी है जिसे शबनम के एक परिचित अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। अब पूरे देश को कातिल शबनम और सलीम पर अंतिम फैसले का इंतज़ार है। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। सिर्फ आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आप इस तरह की घटनाओं से बच सकें। इस कहानी पे आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।